Hello everyone, today I am telling about pure business, 12th class business, because most of the people have facing the problem of business. So I am starting for part A. So first chapter बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इसमें चार पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है प्रबंध का परिचय, मैनेजमेंट एंड दूसरा है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन, प्रबंध के स्तर, कार्य, और चौथा है समन्वय, अवधारणा एवं महत्व। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें है प्रबंध एवं परिचय, मैनेजमेंट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। लोगों को पता है प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का मैनेज करना हो। जब भी कोई व्यक्ति अपनी कंपनी खोलता है, उसमें काम शुरू करने के लिए एक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से हमें मैनेज करना है और किस तरह से मतलब कि अपने कंपनी को चलाना है। तो सबसे पहले उसको ये चूज़ करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें किस तरह की सहायता चाहिए हो। मैनेजमेंट का सीधा ये मतलब पता लगता है कि किसी चीज़ का मैनेज करना। हर कोई नाम से ही समझ जाए है कि मैनेजमेंट मतलब कि किसी भी कार्य को सही ढंग से करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें परिभाषा दी गई है, यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को घटा दिया जाए तो ये शून्य होता है। प्रबंध अगर कोई कार्य करते हैं, अगर उसमें से जब प्रबंध ही नहीं रहेगा तो वो कार्य नहीं है। किसी काम को अगर ढंग से करा ही नहीं जाएगा तो वो कार्य नहीं कहलाता है। इसमें प्रबंध की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रबंध होता है क्या है। प्रबंध इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसमें काम को कुशलता या प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्य के एक समूह, जैसे इसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण एवं निर्देशन व नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रबंध का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर प्रबंध नहीं हो किसी भी में तो प्रबंध नहीं कहा जाए। तो प्रबंध औपचारिक और अनौपचारिक दोनों कार्य में ही काम आता है। तो प्रबंध आप समझ गए होंगे कि किसी मैनेजमेंट करना है किसी भी चीज़ का। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसमें आता है प्रभावपूर्ता और कुशलता। अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। प्रभावपूर्ता इफेक्टिवनेस, इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से चाहे कितनी लागत लग जाए। इसमें ये होता है कि इसमें बस ये रहता है कि अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन कुशलता का अभिप्राय उसमें है जिसमें कि उसमें उतनी ही लागत लगनी चाहिए और काम भी समय पे पूरा होना चाहिए। इसमें ज़्यादा लागत जो ये पहला वाला था प्रभावपूर्ता, इसमें है समय पे पूरा प्राप्त करने पे, और इसमें लागत पे है कि इसमें टाइम कितना भी लग जाए लेकिन रुपए उतने ही लगने हैं। तो हमारे हिसाब से एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। अब जरा देख लेते हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं देख लेते हैं। तो प्रबंध की यहाँ पे 7 विशेषताएं दी गई हैं। तो पहले है प्रबंध उत्तेज प्रधान प्रक्रिया। प्रबंध क्या है? प्रबंध प्रत्येक संगठन एवं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित सभी संगठनों का उद्देश्य विभिन्न। जैसे इसमें कहा गया है, पहला उद्देश्य ये है, जैसे कि एक स्कूल है का उद्देश्य होता है कि अच्छी शिक्षा प्रदान करना, और एक कंपनी का उस उद्देश्य होता है अधिक लाभ अर्जित करना। अब ये प्रश्न है कि संगठन का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्रवृत्त नहीं है। प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों को एकजुट पैदा करने में संगठन उद्देश्यों को सहज में प्राप्ति करता है। तो पहला वाला है, इसमें क्या होता है, प्रबंध का उद्देश्य ये होता है कि जो भी तुम कार्य को कर रहे हो उसमें आप अपना पूरा ही सहयोग करें। और दूसरा होता है प्रबंध सार्वव्यापक, मैनेजमेंट इज ऑल। इसमें ये होता है कि इसमें व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की क्रियाओं में प्रबंध का यूज़ होता है। अब तीसरा आता है
बहुआयामी प्रबंध क्या होता है? प्रबंध में इसमें ये होता है काम का प्रबंध, लोगों का प्रबंध और परिचालक का प्रबंध। इसमें क्या होता है कि काम में मैनेजमेंट करना और लोगों में मैनेजमेंट करना कि किस तरह का डील होना चाहिए, और काम में मैनेजमेंट की कारखानों में उत्पादन होने के लिए तो उसमें कैसे मैनेजमेंट करना है। जैसे कि एक विद्यालय का शिक्षा प्रदान करता है, काम का प्रबंध ये हो गया। और लोगों का प्रबंध वो हो गया जैसे कि लोगों में डील होती है आपस में कि वो कार्यकर्ता हो गए, ये काम करने वाले। परिचालक का प्रबंध में होता है एक संगठन का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक परिचालक अथवा क्रियाएं करती हैं। जैसे कि परिचालक का प्रबंध ये हो गया कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है तो उसका गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रिया होंगी कि सामान आएगा जाएगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा और उत्पादन में वृद्धि होएगी, लोगों को वेतन देना पड़ेगा और मजदूर वगैरह आएंगे। अब आते हैं हम चौथा पॉइंट पे, प्रबंध एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये प्रबंध एक स्वतंत्र प्रक्रिया का मतलब ये हो गया ये लगातार चलने वाली है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, ये शुरू से लेकर आखिरी तक अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा बिजनेस में, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो गई। तो इसका ये हो गया पांचवा है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। प्रबंध ये है ग्रुप एक्टिविटी है, इसे कोई अकेले नहीं कर सकता। प्रबंध के लिए अगर जैसे कि आप कोई कंपनी में है तो आपको उसके लिए भी हर किसी जैसे सुपरवाइजर रखना होता है। सुपरवाइजर का काम होगा ये देखना कि मैनेजमेंट करना, और जो सीईओ होता है उसका काम अलग होता है। तो इस तरह से ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। और प्रबंध एक गतिकाल है, प्रबंध एक डायनेमिक है, ये वातावरण के हिसाब से चेंज होती रहती है। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उस तरह ये चेंज होती रहेगी। तो आगे वाले बढ़ते हैं। सातवां और एक आखिरी पॉइंट है जिसमें प्रबंध एक अत्यधिक शक्ति। हर कोई जानता है कि प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये सातों पॉइंट कितने महत्वपूर्ण है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। प्रबंध उद्देश्य प्रकृति इसमें ये होता है प्रबंध में जो उद्देश्य है उसको प्रधानता दी हो जाती है। प्रबंध सार्वधिक, ये हर किसी व्यवसाय में चलता है, चाहे वो व्यावसायिक हो गैर व्यावसायिक हो। और प्रबंध बहुआयामी, मैनेजमेंट में काम का प्रबंध भी होता है और लोगों का प्रबंध भी होता है और परिचालक का प्रबंध भी होता है। और चौथा आता है प्रबंध, ये लगातार चलने वाला हो गया और ये ग्रुप में ही होती है। ये पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट है, ये हर बिजनेस के हिसाब से ये बदलती रहती है। और ये तो आप समझ ही होंगे कि ये जो मैनेजमेंट है ये ना दिखने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें आता है प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट, संगठनात्मक उद्देश्य। इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी कोई संगठनात्मक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो पहले सर्वाइवल करना पड़ेगा, मतलब कि लगातार लंबे समय से चलते रहे उस तरह का करना पड़ेगा। दूसरा मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना होगा। और तीसरा होता है कि उसको ना अपना जो मार्केट में वैल्यू है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वैल्यू डाउन है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप पहला पॉइंट तो बड़ा आसान था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक से आता है सोशल वेलफेयर। तो इसमें ये होगा कि जो भी कोई कंपनी कर रहा है तो उसमें वो है कि समाज में है कि लोगों को कुछ उसका लाभ हो। जैसे कि हो गया रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना, और वातावरण को दूषित ना होने देना, और जीवन स्तर में सुधार योगदान करना। जैसे कि कुछ भी होता है तो उसमें पूरी तरीके से जैसे चैरिटी वगैरह देना और स्कूल बनवाना या फिर किसी जो गरीबों के लिए कुछ करना, तो उस तरह के ये सामाजिक उद्देश्य में आता है। अब आता है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसमें आता है पर्सनल। इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य में से है। इसमें ये हो गया कि जो भी व्यक्ति चला रहा है तो उसका क्या लाभ, उसका ये लाभ होता है कि उसको किस चीज़ की, एक तो उसे पैसों की ज़रूरत है और दूसरा होता है समाज की ज़रूरत है जो उसे ऊंचे, और तीसरा होता है हाई लेवल। अब जब ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे तब जाके वो अपने बिजनेस में कामयाब होगा। तो इसके लिए जब उस पर पैसा होगा और
लोग जानेंगे कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो वो धीरे धीरे करके वो हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। अब आता है प्रबंध के महत्व। प्रबंध के 5 महत्व हैं, तो देखते हैं। अगर किसी से भी चीज़ में से मैनेजमेंट को माइनस कर देंगे तो 0 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। ये प्रबंध का किस किस में काम आता है, प्रबंध के महत्व क्या है? तो सबसे पहला है कि इसमें ये होता है कि प्रबंध किसी भी गोल को आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। और दूसरा है प्रबंध इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से जो लोगों के अंदर काम करने की शक्ति है वो जागृति रहती है, जिससे कि ये है कि वो ये समझ जाते हैं कि हम कार्य को आसानी से कर लेंगे। उनके बीच में किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तीसरी चीज़ आती है प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। ये है कि ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह के लोगों का माहौल होता है उस तरह से प्रबंध अपने आप को बदल लेता है। चौथा पॉइंट है प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। ये मैनेजमेंट होता है, ये जो पर्सनल हमें ज़रूरत है उसको, जैसे कि मतलब कि ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे कि कोई भी कर्मचारी वगैरह है उसको लाभ में हिस्सा देगा, प्रबंध में भागीदारी हो गया, अपन दोनत्री आदि, जैसे कि उसके लेवल वो कर्मचारी के पोस्ट से ऊपर जाएगा और उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसको इंसेंटिव वगैरह मिलेगा। तो उस तरह प्रबंध समाज में विकास में सहायक। अब ये 5वां पॉइंट है प्रबंध समाज के विकास में सहायक से। इसका ये प्रभाव है कि जो भी है प्रकृति जो ये लोग ये है करेंगे कि समाज में कुछ अच्छा कार्य करे, जैसे कि रोजगार मिलेगा एक, तो दूसरा होगा कि वातावरण दूषित नहीं होगा। ये जो हमने पहले ही पीछे पढ़ा था संगठनात्मक उद्देश्य से, उससे ही रिलेटेड है। तो ये है कि ये हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिकवर कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रबंध का अर्थ पता लग गया है, प्रबंध की विशेषताएं पढ़ ली गई हैं, प्रबंध के उद्देश्य और 3 उद्देश्यों को पढ़ लिया गया है, और प्रबंध के महत्व। तो अब ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे।